यमन का भयानक बदला, जहाज छोड़कर भागे अंग्रेज। जा दोस्तों, राफा पर हुई इजरायली एयर स्ट्राइक का सीधा बदला लिया है यमन के हुती विद्रोहियों ने, ये जानते हुए कि इसके तुरंत बाद ब्रिटिश एयरफोर्स जरूर स्ट्राइक करेगी यमन पर। ये जानते हुए भी यमन के हुती विद्रोहियों ने एक और अंग्रेजी शिप को निशाना बनाया है। इस बार बताया जा रहा है कि यूके रजिस्टर्ड इस शिप के अंदर काफी सारा माल भरा था। यह कार्गो शिप थी और यह शिप यूएई से बुल्गारिया की ओर जा रही थी। यूएई के खोर फक्कान पोर्ट से बुल्गारिया देश के वर्ना पोर्ट पर जा रही थी और इसी बीच लगभग 30 से 35 नॉटिकल माइल दूर अल मोखा जो पोर्ट पड़ता है यमन का, वहां से टारगेट किया गया है, यह बताया जा रहा है इस यूके की शिप को। और बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि इस बार सारे क्रू मेंबर जो भी सवार थे उस शिप पर, वो शिप को जहां का तहां एंकर डालकर भाग खड़े हुए। और इस बात की पुष्टि ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एम्ब्रे ने की है। यूकेएमटीओ ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हां, एक ब्रिटिश शिप था जो कि जा रहा था यूएई से बुल्गारिया की ओर और बाब अल मंदब स्ट्रेट के तकरीबन इसे सीधे हिट किया यमन के हुती विद्रोहियों ने। दोस्तों, यमन के हुती विद्रोही अपने आक्रमणों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। उनका एक ही टारगेट है, किसी तरीके से इजराइल फिलिस्तीन के गाजा पर अपने हमले खत्म कर दे। जैसे ही वो हमले बंद करेगा, यमन के हुती विद्रोही यूं इस तरीके से निकलने वाले जहाजों को शिकार बनाना बंद कर देंगे। अब जहां यूके और यूएस दोनों मिलकर के, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर के यमन के हुती विद्रोहियों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पर जिस तरीके से नाकाबंदी की है, उससे दुनिया का बहुत लॉस हो रहा है। वहीं यमन के हुती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि हमने 7 अक्टूबर से अभी तक लगभग 5000 से 6000 शिप्स को, कार्गो शिप्स को बाइज्जत जाने दिया है। हम सिर्फ उन्हीं शिप्स को रोक रहे हैं जो इजराइल बाउंड होती हैं या फिर जिनमें यूके के होने का अंदेशा होता है, अमेरिका के होने का अंदेशा होता है, उन्हीं शिप्स को हम टारगेट कर रहे हैं। ये कहना था यमन के हुती विद्रोहियों का। लेकिन दोस्तों, अब सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चली है। लगातार जहाजों पर हमले होने से व्यापारी भी इस मार्ग से जाने से डर रहे हैं। एक बहुत ही हास्यास्पद बात यह हो गई है कि दुनिया में जितने भी रूट्स हैं, जितने भी जहाज हैं, कार्गो जहाज हैं, एक देश से दूसरे देश माल लेकर जाते हैं, उन सभी के इंश्योरेंस के रेट्स अभी भी सामान्य हैं। सिर्फ 2 देशों के लिए, सिर्फ 3 देशों के लिए कहा जाना चाहिए, सिर्फ 3 देशों के लिए जहाज का जो इंश्योरेंस होता है माल लादने के बाद, समुद्री यात्रा के पहले, उस इंश्योरेंस में 2 देशों के प्रीमियम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं वो भी अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को बेहद ज्यादा प्रीमियम लेकर ही इंश्योरेंस कवर देने की बात कर रही हैं। और ये एक और बहुत बड़ा झटका है यूके और अमेरिका के लिए। देखना यह होगा कि यमन के हुती विद्रोही क्या यूं ही इसी तरीके से अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, उनके जहाजों को सीधे टारगेट करते रहेंगे और इससे क्या नुकसान पहुंचेगा इजराइल को। कई खबरें ऐसे निकलकर भी सामने आ रही हैं कि इस ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए इजराइल ने समुद्री रास्ता इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और उसने अपने मित्र राष्ट्रों की मदद से एक सड़क मार्ग जुगाड़ किया है जो कि यूएई से होता हुआ ब्रुनई और ब्रुनई से होता हुआ सीधा जो है वो जॉर्डन तक पहुंचता है और जॉर्डन से फिर इजराइल के अंदर एंटर कर सकता है। और ऐसे कई ट्रक हैं जो इस मार्ग से सामान ले जाकर इजराइल के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन गुस्सा यमन के हुती विद्रोहियों के दिल के अंदर यही है कि जब इजराइल को सहायता मिल सकती है तो फिलिस्तीन के मजलूम गाजा वालों को क्यों नहीं मिल सकती? क्यों उन तक के ट्रक जाने से इनकार किया जा रहा है इजरायली फौज के द्वारा? तो दोस्तों, यहां पर यमन के हुती विद्रोह ने साफ कर दिया है कि वो तभी इस प्रकार के व्यापार पर, समुद्री व्यापार पर वार करना बंद करेंगे जब तक साफ साफ बात यह ना हो जाए कि इजराइल अब इस इलाके को और दहलाने वाला नहीं है। लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल मानेगा। पर यह बात जरूर है कि यमन के हुती विद्रोही बिल्कुल दिलेरी के साथ डटे हैं। फिलहाल जिस जहाज को यमन के हुती विद्रोहियों ने आज टारगेट किया, जो यूके का लग रहा है, तो अगर ऐसा है तो अब देखना यह होगा कि क्या हुती विद्रोही अपने आक्रमण की इंटेंसिटी भी बढ़ाते चले जाएंगे। उन्होंने फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा ही दी है। अब आए दिन जहां उन्हें जो शिप मिलती है, जो उनके रडार में आ जाती है, उसे सीधा निशाना बनाया जा रहा है हुती विद्रोहियों के द्वारा। तो क्या लगता है आपको, यमन के हुती विद्रोहियों को किस तरीके से रोका जा सकता है या रोका जा सकता है भी कि नहीं? और इतनी बड़ी बड़ी फौजें बनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्री बनती हैं यूएस और यूके की, क्या वो यमन को परास्त करने में बिल्कुल फेल रही? रियलिटी काफी कड़वी है। ये बात सच है कि वो फेल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यमन के हुती विद्रोहियों ने इस जाल में फंसा दिया है यूएस और यूके को कि वो अब चाह कर भी हमला नहीं कर पा रहे और हमला करते भी हैं
तो उसका कोई खास असर अमेरिका या इसराइल पर होता नहीं है। लगातार वो इस जमीन का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ तनाव और परेशानी भेजने के लिए करते हैं। देखना यह होगा कि इस बार क्या होने वाला है। क्या इस बार वंस एंड फॉर ऑल फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर पहुंच पाएंगे या फिर उन्हें अपना घर बार छोड़ करके इस देश से ही बाहर निकलना होगा? क्या होगा जब 12-15 लाख लोग एक साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुली छत वाली जेल से बाहर निकलेंगे? आप में से कितने % लोगों को यह लगता है कि एक आजाद फिलिस्तीन बनेगा? कितनों को नहीं लगता है कि आजाद फिलिस्तीन नहीं बनेगा? क्या लगता है आपको? क्या इस बार इंटरनेशनल दबाव के चलते, अमेरिका के दबाव के चलते इजराइल को झुककर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन नहीं बना देना चाहिए? अगर फिलिस्तीन रहेगा तो उनकी जमीन रहेगी, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, उनके बाकायदा सारी चीजें एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। लेकिन अगर उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया तो दोस्तों सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। इधर यमन के हूती विद्रोहियों का यह कहना है कि कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी आसमान से आग बरसा लीजिए, हम नहीं रुकने वाले। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा के लिए। और उसके बाद कफन बांध कर निकल पड़े सारे हूती विद्रोही। कुल मिलाकर देखा जाए तो हूतियों के अंदर एक अलग ही जज्बा है। कई लेखों में यह भी लिखा गया है कि अपनी पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए यमन के हूती विद्रोही इस प्रकार का आडंबर कर रहे हैं, पर रियलिटी सबको मालूम है। फिलिस्तीन के अंदर जो गाजा के लोग फंसे हुए हैं, 12 से 15 लाख लोग राफा बॉर्डर के किनारे पे खड़े कर दिए गए हैं। कभी भी आदेश आ सकता है कि उन्हें दूसरी ओर भेज दिया जाए। उस ओर इजिप्ट की मिलिट्री खड़ी है और उन्हें आदेश क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है, इजिप्ट अपने देश के अंदर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बिल्कुल नहीं रखना चाहता, और इजिप्ट यह भी नहीं चाहता कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से खदेड़ बाहर किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो गेंद अब इजराइल के पाले में नजर आती है। इजराइल ने अगर समय रहते सीज फायर का डिसीजन नहीं लिया तो इजरायलियों पर और भी बड़े हमले हो सकते हैं, और इन हमलों का सीधे डायरेक्ट जिम्मेदार इस वक्त इजराइल पे राज करने वाली गवर्नमेंट बिल्कुल हो सकती है। क्या लगता है आपको? क्या यमन उस प्रकार की स्थिति निर्मित कर सकता है कि पूरा इजराइल भूख के मारे तड़पने लगे? क्या लगता है आपको? क्या इजराइल यमन के विद्रोहों को झेल पाएगा? यस और नो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।